हेलो एवरीवन। तो आज हम पीरियोडिक टेबल का जो अपना सेकंड वीडियो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया था। एटॉमिक रेडियस में हम लोगों ने सारी रेडियस देख ली थी। उसके बाद हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की भी बात कर ली थी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी में हम क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, देखना, हम यहाँ पे थे कि हमने लिखा था एक क्वेश्चन, और वो अपना क्वेश्चन ये था, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। यही था बच्चों, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसमें हमें क्या करना था, सिंपली एक ऑर्डर लिखना था आयोनाइजेशन एनर्जी का, कि आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक बात पहले ही बोल दी थी कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, साइज। क्यों, बातें कर ली थी अपन ने पहले वीडियो में कि साइज कम होगी तो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है। और दूसरा अपन ने ये देखा कि ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे कम है। इस सिचुएशन में इस न्यूक्लियस की पकड़ इस इलेक्ट्रॉन पे अच्छी है। तो अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस सिचुएशन में एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा। इस सिचुएशन में इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, कम। ठीक है, तो हमने ये बात देख ली थी, एक सेकेंड, कि एनर्जी कम लगेगी या ज़्यादा। अब देखिएगा, सिंपल बात अपन करते हैं। तो देखो, अपन गए लेफ़्ट टू राइट, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये क्या गए अपन, लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आप लोग जानते हो साइज क्या होती है, डिक्रीज। साइज क्या होती है, डिक्रीज। मुझे बताओ, साइज अगर डिक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी बच्चों, इंक्रीज। इसका मतलब ऑर्डर ये आएगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑर्डर क्या आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब आ जाए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपको दिख जाए तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है। सबसे पहले बताओ, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हमें पता है P3 होता है। अब बताओ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है P4। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, P3 स्टेबल है या P4 स्टेबल है। तो देखिए, P की हम बात करें तो P ऑर्बिटल अपना ऐसा है, और अगर अपन P की बात करें तो अपना ये जो P है वो इस प्रकार का है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे P में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 3, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे P में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 4, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल आपको दिखाई दे रहा है या ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको स्टेबल दिखाई दे रहा है। बहुत आसान सी बात है, आराम आराम से सोचना। देखिए देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो जो हाफ फिल्ड होता है वो स्टेबल होता है। बताओ, ये आधा भरा हुआ है क्या, हाँ जी, ये आधा भरा हुआ होता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये पूरा भर जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन है तो आधा भरा हुआ है। क्या ये आधा भरा हुआ है क्या, नहीं। क्या ये पूरा भरा हुआ है क्या, नहीं। ना तो ये आधा भरा हुआ है और ना ही ये पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब ये तो स्टेबल नहीं है। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन क्या चाहता है कि काश मेरा ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो मैं क्या हो जाऊं, स्टेबल। तो ये ऑक्सीजन क्या चाहता है कि काश मेरा ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो मैं क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं। जबकि ये नाइट्रोजन क्या चाहता है कि मेरा एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाए। तो हमें तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि हम तो हैं ही बदमाश, हम तो हैं ही नकटे। हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे। लेकिन नाइट्रोजन क्या बोलेगा, नहीं मेरा एक भी इलेक्ट्रॉन मत ले जाओ। लेकिन हम बोल रहे नहीं, हमें तो निकालना है। तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी हम एनर्जी खूब सारी देंगे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, पर फिर भी ये नाइट्रोजन बोल रहा है नहीं मेरा इलेक्ट्रॉन मत ले जाओ। लेकिन ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे और ऑक्सीजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बच्चों क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो बताओ, इन दोनों में से इजीली इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट करा, ऑक्सीजन ने।
इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट किसने करा? ऑक्सीजन ने करा। थोड़ी सी एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, और यहाँ अपने को एनर्जी क्या देनी पड़ी? ज़्यादा। तो अपने को आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन में ज़्यादा देनी पड़ी, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कम देनी पड़ी? ऑक्सीजन को कम देनी पड़ी। तो चलो अपने को इसको क्या लिखना है? थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो देखते हैं अपन सही ऑर्डर लिखते हैं, करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो देखना करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बच्चों, इसको आपको क्या करना है? चेंज। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये है इसका राइट ऑर्डर, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये लिख के आपको क्या करना है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिटा देना है। ठीक है, और आपको किसको पहले लिखना है बच्चों? ऑक्सीजन को, उसके बाद किसको लिखना है? नाइट्रोजन को। ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। ये क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर है। ये लो, ये है करेक्ट ऑर्डर। ऑक्सीजन कहाँ चला गया? पीछे, और नाइट्रोजन कहाँ आ गया बच्चों? आगे आ गया। कितनी आसान सी बात थी, ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं है, बहुत आसान सी बातें हैं। तो ये है अपना करेक्ट ऑर्डर। बाकी ये ऑर्डर कौन सा है? रॉन्ग ऑर्डर है। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। ओके, आपने उतार लिया होगा। अब अपन कुछ और बातें करते हैं। देखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अपन कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, आपको भी मेरे साथ सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं कि हमने लिया, मान लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, अगला हमने लिया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अगला हमने लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इनको हमें क्या करना है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आई थिंक आप तैयार हो गए होंगे। सबसे पहला मेथड साइज का कॉन्सेप्ट लगाना है। बताओ, हेलिना की रब से फरियाद कैसे चल रहे हैं? अप टू डाउन। अप टू डाउन जाते हैं तो बताओ रेडियस क्या होती है? रेडियस आपको पता है अप टू डाउन क्या होती है? इंक्रीज। जब जब रेडियस इंक्रीज होती है तब तब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। उल्टा बोलना है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। यानी हमें आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या कर देना है? डिक्रीज कर देना है। तो ये करेक्ट ऑर्डर हो गया। कैसे चले? लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन? अप टू डाउन। बेटा मांगे कार स्कूटर, कैसे चले? पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन। बेटा मांगे कार स्कूटर, अप टू डाउन। ठीक है, तो देखना, रेडियस अप टू डाउन क्या होती है? इंक्रीज। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें ये डिक्रीजिंग का साइन लगा लेना है। बहुत आसान सी बातें हैं। देखिए, नेक्स्ट समझते हैं। ये मैंने ड्रॉ करा है यहाँ पे आपके सामने पूरा सेकंड पीरियड, लिथियम से लेके नियोन तक सेकंड पीरियड ड्रॉ करा है। इस सेकंड पीरियड को आपको अरेंज करना है। सबसे पहले देखना बच्चों, बताओ लेफ्ट टू राइट चले या अप टू डाउन चले? बहुत आसान सा है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला वो वीडियो देख के आए, उसके बाद ही यहाँ पे आए। देखिए, ये हमने देख लिया कि हमारे पास क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। क्या अपने को दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपने को दिखाई दे गए। तो बहुत आसान सा काम करना है। बताओ, सेकंड पीरियड में अपन चले, बात कर रहे हैं साइज की, लेफ़्ट टू राइट चले, साइज क्या होती है? लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज। लेफ़्ट टू राइट साइज क्या होती है? डिक्रीज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज। क्या होगी? इंक्रीज। तो सिंपल सी एक बात अगर मैं करूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, तो बताओ इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इंक्रीज होगी। वेरी गुड। क्या होगी? इंक्रीज। एक्सेप्शन आएगा वो अपन आगे बात करेंगे। अभी अपन एक जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन वगैरह सब देख लेंगे। आप बस घबराओ मत, मेरे साथ इस वीडियो को कंटिन्यू करो। अब देखो बच्चों, आपने ये सारी बातें कर ली, तो जो मैं बोलूँ आप वैसे वैसे करना। ठीक है, आपको बोलना है बेब। क्या बोलना है? बेब। और आपको क्या बोलना है? नो। सेकंड पीरियड में यहाँ पे क्या आएगा? एक्सेप्शन आएगा। कहाँ पे? बेब, नो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आपको क्या बोलना है? बेब, नो। क्या बोलना है? बेब, नो। ठीक है, अब देखना, इतना अपने दिमाग में सेट हो गया कि बेब और नो में क्या आएगा? एक्सेप्शन। यानी बेरिलियम और बोरोन में क्या आएगा? एक्सेप्शन। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या आएगा? एक्सेप्शन। अब क्यों आता है एक्सेप्शन, उसकी बात करते हैं। इसकी बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अभी जस्ट पहले अपन ने देखा नाइट्रोजन क्या होता है? P3, ऑक्सीजन क्या होता है? P4। ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड कैसा होता है?
स्टेबल। ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, कोई हाफ फील्ड नहीं है, तो ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, अनस्टेबल। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, अनस्टेबल। ठीक है, देखना ये इसके कंपैरिजन में क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है बच्चों, तो देखो ऑक्सीजन क्या चाहता है, बताओ ऑक्सीजन क्या चाहता है। अभी अभी देखा, ऑक्सीजन चाहता है कि काश मेरा ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो मैं भी P3 हो जाऊं, मैं भी हाफ फील्ड हो जाऊं, मैं भी क्या हो जाऊं, स्टेबल। तो ऑक्सीजन खुद एक इलेक्ट्रॉन को लात मारना चाह रहा है कि बढ़िया ये चला जाए। और इधर से हम क्या दे रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, तो अपन थोड़ी सी एनर्जी देंगे और ऑक्सीजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चला जाएगा। लेकिन ये स्टेबल है, इसको निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी। ठीक है, इधर आ जाओ, ये तो अपन ने पहले देख लिया था। इधर आ जाओ, बेरिलियम और किसकी बात करते हैं अपन, बोरोन की। बेरिलियम में किसकी बात करते हैं, बोरोन की। बताओ बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 नंबर पे आता है, तो क्या होता है, 1s2 2s2। सही है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p1। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत आसान सा है। बताओ बेरिलियम में अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहाँ से निकालोगे, एस से। बोरोन में आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहाँ से निकालोगे, पी से। और आपको पता है कि जो पेनिट्रेशन पावर होती है, ये ध्यान रखना, जो पेनिट्रेशन पावर होती है बच्चों, वो एस की सबसे ज़्यादा होती है, फिर पी की होती है, फिर डी की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, एफ की होती है। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा एस की होने की वजह से एस वाला जो होगा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो रियल जो ऑर्डर है, देखना जो इसका रियल ऑर्डर है उसकी अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ध्यान से देखना। ये मैंने लिखा लिथियम, बेब, बोरोन चला जाएगा पीछे, बेरिलियम आ जाएगा आगे, कार्बन में कोई एक्सेप्शन नहीं था, नो में था तो ऑक्सीजन चला जाएगा पीछे, नाइट्रोजन आ जाएगा आगे, फ्लोरीन ये रहा, और नियोन ऐसा का ऐसा। ये है सेकंड पीरियड का करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत आसान है, सेकंड पीरियड का अपन ने लिख लिया। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आसान था। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के जितने भी क्वेश्चन आए आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले सिंपल साइज के ऑर्डर में आपको देख लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि कहीं पे कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है। चलिए, तो इसी के साथ हमने बात कर ली आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। अब देखिए अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगला टॉपिक क्या है अपना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, दिमाग लगाना। ये कोई एक एटम है, क्या है ये, कोई एक एटम। इस एटम में मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड। तो तुम सोचो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, स्पीड से आएगा, टकराएगा तो एकदम से एनर्जी क्या होगी, रिलीज। ये एटम स्पीड से कोई इलेक्ट्रॉन आया, वो इलेक्ट्रॉन आके टकराएगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। ठीक है, तो जो ये एनर्जी रिलीज होती है इस एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि एक कोई न्यूट्रल एटम था, एक कोई क्या था, न्यूट्रल एटम। ठीक है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो रिलीज्ड एनर्जी है उसे ही अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये कोई एक एटम था। ठीक है, अब मुझे मान लो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ऐड। ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसी वक्त यहाँ से क्या होगी, एनर्जी रिलीज। उसी वक्त यहाँ से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। इस रिलीज्ड एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये जो रिलीज्ड एनर्जी है यही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत आसान सा काम है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखना मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनते रहना। सिंपली ये न्यूट्रल एटम था, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आया, स्पीड से आया, टकराया और एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। मुझे बताओ ये एटम है, ठीक है, इस एटम से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। इस एटम से एनर्जी बाहर जा रही है, तुम्हारी पॉकेट से पैसा बाहर जा रहा है, तो साइन नेगेटिव का लगाओगे कि प्लस का, नेगेटिव का। इससे तो एनर्जी गई है ना, तो साइन एनर्जी के लिए क्या लगाएंगे, नेगेटिव। अगर इसके पास एनर्जी आती तो अपन साइन कौन सा लगाते, आया यानी
इसके पास तो आया तो पॉजिटिव, इससे गया तो इसका तो गया ना बेचारे का, तो साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव। तो इसके लिए अपन जो साइन होता है वो क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी? ठीक है, तो हमने ये सिंपली क्या देखा, ये हमने सिंपली देख लिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो देखना ये जो एटम है वो अपन आयोनाइजेशन एनर्जी में बात करके आए थे ना कि सॉलिड में कभी भी कोई काम अपन नहीं करेंगे, वैसे ही एटम होना क्या चाहिए बच्चों, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो देख लो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड, तो एनर्जी क्या हो रही, रिलीज एटम इन द गैसियस स्टेट टू फॉर्म नेगेटिव आयन। तुम सोचो जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा, ये बेचारा पहले क्या था, न्यूट्रल, अब आपने न्यूट्रल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो वो एटम अब क्या हो गया, नेगेटिव साइन वाला हो गया। क्लोरीन है, क्लोरीन में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, मुझे बताओ ये क्लोरीन है, क्लोरीन में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्लोरीन के ऊपर बेचारे के ऊपर साइन क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो यही तो ये बोल रहा है, तो सिंपल डेफिनेशन है, मुश्किल नहीं है। डेफिनेशन क्या बोल रही है, फिर से सुनना ध्यान से। न्यूट्रल गैसियस एटम में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे जो रिलीज्ड एनर्जी है उस एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देख लो ये डेफिनेशन यही बोल रही, बहुत आसान सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आप पहले नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखना सिंपल सी बातें थी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान से सुनना, देखना अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कुछ ट्रेंड्स की बात करूं तो आपको सबसे पहले एक पॉइंट ध्यान रखना है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या होएगी, हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। ये पहला पॉइंट अपना हो गया। दूसरा पॉइंट देखना कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बच्चों वो क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज की। किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, साइज की। बहुत आसान सा काम है। देखो अगर मैंने तुम्हें ऐसे दिखाया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, या चलो ये नहीं, इसको अभी थोड़ी देर बाद में लेंगे। पहले अपन एक सिंपल ट्रेंड देख लेते हैं। सिंपल ट्रेंड ये है अपने पास, एक तो हो गया फ्लोरीन, एक हो गया ऑक्सीजन, बस इतना सा लेते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी आप बच्चे हो ना इसलिए। देखना ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। मुझे बताओ आप ऑक्सीजन और फ्लोरीन तो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो या अप टू डाउन जा रहे हो, लेफ़्ट टू राइट, यस। लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे बच्चों बताओ साइज क्या होती है, डिक्रीज। लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होती है बच्चों, डिक्रीज। और मैंने कहा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इन्वर्सली, तो साइज डिक्रीज तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज। क्या होगी, इंक्रीज। यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन से, ठीक है। ये एक सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई साइज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा, सही है। स्मॉल साइज पे कोई इलेक्ट्रॉन टकराएगा, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, यही तो बात बोल रहे हैं। और एक बड़ा एटम है उस पर कोई इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, कम एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। देखो ये सिंपल हमने ट्रेंड देखा। अब देखना वो अभी जो मैंने आपको बोला उसकी बात कर रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसकी बात करेंगे। देखना वो ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने आपको ऐसे लिखा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ऐसे मैंने आपको दे दिया। बहुत आसान सी बातें, ठीक है। देखना ये देखो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। मुझे तो एक चीज़ आप ये बता दो कि ये जो नियोन है बच्चों स्टेबल है कि नहीं है। स्टेबल होता है नियोन, इनर्ट गैस है, स्टेबल है, p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद है आपको, ठीक है। कैसा है ये, स्टेबल है। तुम बस हल्का सा दिमाग लगाते रहना। मुझे बताओ ये नियोन है, ये स्टेबल है, इसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। तुम बोल रहे हो नहीं हम बाहर से ऐड करेंगे, भाई इसको चाहिए ही नहीं है।
जब इसको नहीं चाहिए तो बाहर से कोई आएगा क्या? नहीं आएगा। जब बाहर से कोई आया नहीं तो टकराया नहीं तो क्या ब्लास्ट, क्या एनर्जी रिलीज। इसलिए नियोन की जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो सबसे लोवेस्ट होती है, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती नियोन में। क्यों? क्योंकि नियोन नहीं चाहता कि कोई इलेक्ट्रॉन आए भाई, नहीं आएगा कोई इलेक्ट्रॉन, नहीं आया तो टकराया नहीं तो एनर्जी रिलीज नहीं हुई। इसलिए नियोन में कोई भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको नहीं लिखनी है, यानी नियोन को कहाँ लिखना है? सबसे पीछे। ठीक है, अब आ जाओ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, सिंपल सा। अब इसमें आप नाइट्रोजन को देखो, क्या नाइट्रोजन स्टेबल नहीं है? क्या है नाइट्रोजन भी स्टेबल? क्यों है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? p3 होता है भाई, बहुत आसान काम है। तो नाइट्रोजन कभी चाहेगा क्या मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन आए? नहीं चाहेगा। वो p3 की सिचुएशन में स्टेबल है। वो कह रहा है कि हम 3 लोग अपनी दुनिया में मस्त है, हमें चौथा इंसान नहीं चाहिए, हमें चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हम 3 दोस्त मस्त है अपनी दुनिया में। तो क्या कभी कोई इलेक्ट्रॉन आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो बताओ कोई एनर्जी रिलीज होगी क्या? नहीं होगी। इसका मतलब नाइट्रोजन को भी आपको कहाँ पटकना है? पीछे पटकना है। और जो बच्चे उनको देख लो, बोरोन बचा, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज। इसका मतलब बोरोन के आगे कार्बन, कार्बन के आगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के आगे फ्लोरीन। सिंपल सा ट्रेंड है, बहुत आसान सा है। अरे बहुत आसान है, दिक्कत ही नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर सिंपल सी बातें करेंगे। ठीक है, अब देखना, मैंने बच्चों एक सिंपल सी चीज़ लिख दी यहाँ पे, देखते रहना आप लोग। मैंने लिखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, मुझे बताओ अपन कैसे गए? लेफ़्ट टू राइट गए या अप टू डाउन गए? अपन गए अप टू डाउन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैसे चलते हैं? अप टू डाउन। ठीक है बच्चों, अब बताओ अप टू डाउन गए तो साइज इंक्रीज या डिक्रीज? बहुत आसान काम है, अप टू डाउन जाएंगे तो साइज क्या होती है? इंक्रीज। साइज क्या होती है? इंक्रीज। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, साइज इंक्रीज तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलनी है? उल्टी बोलनी है। साइज इंक्रीज तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज। आप सिंपल ट्रेंड की बातें करो, एक्सेप्शन वगैरह सब देखते रहेंगे। अपन कंफ्यूज तब होते हैं, एक्सेप्शन भी साथ देखने लगते हैं। देखना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या आया है? डिक्रीज। वेरी गुड, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें और कोई एक्सेप्शन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बच्चों क्लोरीन और फ्लोरीन को देखना, देखो बच्चों ये फ्लोरीन है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका फर्स्ट सेल है और ये इसका सेकंड सेल है। ठीक है, बहुत आसान सी बातें। चलो अपन वैसे ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से देखना, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, देखते रहना ना। देखना बच्चों, बहुत आसान है बच्चों, देखना यहाँ ये एक सेकंड, अब ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ये अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, ध्यान से दिख रहा है आपको? न्यूक्लियस है। अब देखना फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। ठीक है, 9 नंबर पे आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ होंगे? इस सेल में, और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब देखना क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ, अपने को फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। ध्यान से देखना ना, आराम से देखना। ये देखो ये न्यूक्लियस है क्लोरीन। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे आता है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। यहाँ पे 8 होंगे, 2 3 4 5 6 7 और 8। करेक्ट, आउटरमोस्ट में 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है। एक सेकंड, ये रहा फ्लोरीन। ठीक है, और ये है क्लोरीन। देखते रहना, फ्लोरीन कितने नंबर पे आ रहा है? 9 पे, ये 17 पे। देखना
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी बाहर से कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी बाहर से कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आएगा, टकराएगा, एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन आएगा, टकराएगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तुम यहाँ पे देखो फ्लोरीन की साइज बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी साइज होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो प्रॉपर यहाँ पे इतना अच्छे से टकरा नहीं पाएगा, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो अच्छे से आ सकता है, और अच्छे से आएगा तभी तो यहाँ पे टकराएगा और एनर्जी रिलीज होगी। यानी यहाँ पे इतनी अच्छी ये एंट्री नहीं हुई इलेक्ट्रॉन की, जबकि यहाँ पे एक सफिशिएंट अच्छी एंट्री हो गई इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो जहाँ अच्छी एंट्री हुई है वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा रिलीज़ होगी, वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा रिलीज़ होगी। और जहाँ एंट्री अच्छी नहीं हुई है वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, कम रिलीज़ होगी, ठीक है। तो क्लोरीन की एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ है, यानी क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा, और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, कम। बस तो आपको यहाँ चेंज करना है। क्लोरीन की क्या हो जाएगी सबसे ज़्यादा, उसके बाद किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की, उसके बाद किसकी हो जाएगी, ब्रोमीन की, उसके बाद किसकी हो जाएगी, आयोडीन की। तो ये ट्रेंड क्या है, रॉन्ग है, जबकि ये जो मैंने ट्रेंड आपको दिखाया है वो क्या है बच्चों, करेक्ट ट्रेंड है, ये वाला, ये बिल्कुल करेक्ट है। बहुत आसान सा काम है, देख लीजिए आप। और मैंने तो स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या होगी बच्चों, सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ से एक बात और निकल के आती है, पहले इसको आप ड्रॉ कर लो, इस वाले को ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ कर लो, कर लिया होगा, सिंपल स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान आसान सी बातें करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, सिंपल सिंपल सी बातें, बहुत आराम आराम से सुनते रहना। देखो आप लोग, यहाँ मैंने लिखा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यही बात है। इनके नीचे जो आते हैं वो एलिमेंट भी अपन लिख लेते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट भी हमने लिख लिए। फिर इनके नीचे जो एलिमेंट आते हैं वो भी हम लिख लेंगे, ठीक है। इनके नीचे जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको आप, चलो आप लिख लेना, टाइम वेस्ट होगा वरना, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरी बातों को, ध्यान से सुनना। एक मुझे एक लाइन बतानी है, मुझे बताओ फ्लोरीन क्लोरीन में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हुई थी, क्लोरीन की, वेरी गुड। तो वैसे ही ऑक्सीजन और सल्फर में से ज़्यादा किसकी होगी, सल्फर की। इसमें से किसकी ज़्यादा, इसकी, इसमें से इसकी। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है क्या? यानी ये जो पूरा का पूरा पीरियड है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, ऊपर वाले पीरियड से। ये ऊपर वाला पीरियड कौन सा है, सेकंड पीरियड है, और ये कौन सा पीरियड है बच्चों, थर्ड पीरियड है। यानी थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, हाई होगी कंपैरिजन टू सेकंड पीरियड। रीज़न, बिकॉज सेकंड पीरियड का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। बहुत आसान आसान सी बातें हैं। तो अगर आपको मैं एक जनरल बात लिखाऊं तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि ऑक्सीजन और सल्फर में से ज़्यादा किसकी, सल्फर की, वेरी गुड। फ्लोरीन और क्लोरीन में से ज़्यादा किसकी, क्लोरीन की। बस सिंपल सी बात है, ये याद रखना। अपने को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये सिंपल सा जो ट्रेंड है वो याद रखना पड़ता है। चलो अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ख़त्म करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम कहाँ पे आ गए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, सिंपल सा समझना। मुझे एक चीज़ बताओ, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोई मतलब कोई बच्चा होता है या कोई बच्ची होती है, ठीक है, और हम गेम खेल रहे हैं। गेम कौन सा खेल रहे हैं, वो रस्सी वाला, ठीक है। तो इधर मान लो कोई बच्ची खड़ी है और इधर मैं हूँ, और हमारे बीच में क्या है, एक रस्सी है, ठीक है। अब रस्सी को हमें क्या करना है, खींचना है। रस्सी को खींचने वाला गेम हमें खेलना है, बहुत आसान से समझते रहो, ठीक है। अब देखना, रस्सी कौन जल्दी खींचेगा या कौन इस गेम में जीतेगा, जिसकी पावर ज़्यादा होगी। भाई जिसकी पावर ज़्यादा होगी वही जीतेंगे। अब ठीक है, मान लिया कि मेरी पावर ज़्यादा है तो मैंने इस रस्सी को मेरी तरफ खींच लिया, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, इस पूरी रस्सी को खींचा है मेरी तरफ। क्यों खींचा, क्योंकि मेरी पावर ज़्यादा थी, यानी मेरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, हाई है,
और जो मेरे सामने है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लो है। बहुत आसान काम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अपन कैसे समझ सकते हैं कि ये ए और बी है, दो एटम हो गए, इनके बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है, इनके बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है। इस बॉन्ड में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो यहाँ पे ए की पावर ज़्यादा है, ठीक है, तो इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को किसने खींचा, ए ने, ठीक है। तो ये देखो ए, ये बी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर की साइड शिफ्ट हो गए, ए की साइड। बी की साइड इलेक्ट्रॉन थोड़े कम है, चले गए उधर, तो बी के ऊपर पार्शियली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो पावर किसकी ज़्यादा है, ए की पावर ज़्यादा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचा है। तो जिसकी पावर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, वही क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई हो गई, ए की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो किसकी हो गई बच्चों, बी की। अरे कितना आसान काम है, सिंपल सा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस दुनिया का सबसे इजी काम है, कुछ भी नहीं, रस्सी वाला गेम खिला दो, जिसकी पावर ज़्यादा है वो रस्सी को खींच ले, और जिसकी पावर अच्छी नहीं है वो रस्सी को नहीं खींच पाए। अब बताओ इस ए पे तो क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस एलिमेंट को अपन क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये बात सही है क्या, बिल्कुल सही है, गलत क्या है इसमें। और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया उसको बच्चों अपन क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो ये हमने देखा, एक तो हमारे सामने क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और एक हमारे सामने क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। बहुत आसान काम है। चलो तो इसी के साथ डेफिनेशन देख लो, ये रही डेफिनेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द रिलेटिव अट्रैक्शन। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अट्रैक्शन ही तो है। रिलेटिव अट्रैक्शन एन एटम, एटम का क्या है अट्रैक्शन, हैज़ फॉर द शेयर्ड पेयर, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ही तो है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड भी कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो बातें हमने करी वो बातें डेफिनेशन ने लिख दी। बहुत आसान सा काम है। बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, हाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में इन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको खींचने की पावर ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लियर। चलो ये तो अपने को समझ में आ गया, लेकिन अब अपने को क्या करना है, एक सिंपल सी बात समझनी है बच्चों। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जब अपने को समझ में आ जाता है तो अपने को कुछ एक सिंपल बातें भी सीखनी होती है, ठीक है। ये हमने लिखा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन लिख लिया, ठीक है। फ्लोरीन के नीचे वाले एलिमेंट मैंने लिख लिए, करेक्ट। इधर हमने लिख लिए ये वाले एलिमेंट, चलो ये एलिमेंट भी अपन ने लिख ली। आप आराम आराम से देखते रहो चीज़ों को। मुझे बताओ फ्लोरीन में क्या आ रहा है, एफ। फ्लोरीन यानी एफ, एफ यानी क्या होता है, 4। यानी फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, 4 होती है। ये एक स्केल है, स्केल अलग अलग साइंटिस्ट ने मतलब बहुत मेहनत करके इसको ड्रॉ करा है, ठीक है। तो अपने को भी इनको याद रखना है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। बच्चों याद रखना इसकी कितनी होती है, 3। इसका रट्टा मार लेना 2.8, इसकी कितनी होती है 2.5। 4, 3, 2.8, 2.5, ठीक है। फिर इधर आ जाते हैं अपन, दिख रहा है क्या आपको, ओके। अब देखो ये बात करते हैं ऑक्सीजन की, 0.5 माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो, 0.5, ठीक है। बहुत आसान सा काम है। 0.5 अपन ने माइनस कर दिया 4 में से, फिर और 0.5 माइनस कर दो, कर दिया, फिर और 0.5 माइनस कर दो, कर दिया, फिर और 0.5 माइनस कर दो, कर दिया। सिंपल ट्रेंड है, 4 लिख के 0.5 0.5 0.5 0.5 माइनस करते रहो। यहाँ पे बच्चों आपको 0.5 माइनस करना, 3 में से 0.5 गया तो क्या बचेगा, 2.5। लेकिन आगे आपको 0.4 माइनस करना है, 0.4 माइनस करा तो क्या आंसर आ गया, 2.1। आगे आपको 0.3 माइनस करना है, 0.3 माइनस करा तो आंसर क्या आ गया, 1.8। अब आगे कंटिन्यू आपको क्या माइनस करते चलना है, क्या माइनस करते चलना है बच्चों, 0.3, ये 1.5 आ गया। कितनी प्यारी सी स्केल है, अरे बहुत आसान है ये। अब बताओ इधर कौन आएंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है,
इधर नीचे सोडियम, ठीक है, इधर कौन आता है, बेरिलियम, फिर कौन आता है, मैग्नीशियम, इनके बीच में डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक की अभी अपन बात नहीं कर रहे, आसान आसान सी बातें आप देख सकते हो। इधर बताओ 0.5 कम करा तो कितना आएगा 1.5, 0.5 करा तो कितना आएगा 1.0, 0.3 कम करा तो क्या आएगा 1.2, 0.3 कम करा तो क्या आएगा 0.9। हाइड्रोजन का आपको याद रखना है कितना होता है 2.1, क्या होता है 2.1। बहुत आसान सा काम है बच्चों, फिर से देख लो। फ्लोरीन की कितनी होती है 4, 0.5 कम करो, 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 कर दिया। क्लोरीन की कितनी होती है 3, 0.5 कम करो, फिर 0.4 कम करो, फिर 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 और 0.3, करेक्ट। अब देखना क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन यहाँ से अपन सीख लेते हैं, उसके बाद में थोड़े हायर लेवल की बात करेंगे। क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सेम। तो मुझे बताओ बच्चों, आपको कहीं पे फॉस्फोरस दिख रहा है क्या, दिख रहा है? फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी दिख रही है 2.1, कितनी दिख रही है 2.1। और हाइड्रोजन की भी कितनी दिख रही है 2.1, हाइड्रोजन की भी कितनी दिख रही है 2.1। अब बताओ कोई और भी है क्या ऐसा जिसकी 2.1 है? कोई और हो तो आप ढूंढ लेना, नहीं हो तो अच्छी बातें हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम और बातें करते हैं। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन की कितनी है बच्चों 2.5 है, कार्बन की कितनी है 2.5 दिख रहा है आपको। सल्फर की भी कितनी है 2.5 है, और आयोडीन की भी कितनी है 2.5 है। तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको दिख गई होगी, बहुत आसान सी बात है। अब और भी बहुत सारी देखो, ऑक्सीजन की कितनी है, क्लोरीन की कितनी है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी यहाँ पे। तो सिंपल जो डाटा है इससे आप चीज़ों को कवर कर सकते हो। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ कि अपन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बातें करते हैं तो सुनते हैं कि फ़ोन जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। ये बात अपन करते हैं कि जो फ़ोन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन है इसकी देखो कितनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, ठीक है, और क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3। ऑक्सीजन और आपको दिखाई दे रहा है क्या? देखना अपन पेन चेंज कर देते हैं, ये वाला पेन ले लेते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे। ओके, देखना बच्चों, नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 3 है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 3। फिर भी अपन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बात किसकी करते हैं, फ़ोन की। तो मेरे कहने का मतलब है अपन नाइट्रोजन की जगह क्या क्लोरीन नहीं लिख सकते क्या? मेरे कहने का मतलब है कि अपन नाइट्रोजन की जगह क्या क्लोरीन नहीं लिख सकते क्या हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? अपन ऐसा ही क्यों बोलते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की है, जबकि क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों की कितनी है 3 है। तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, ठीक है। तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों जनरल अपन ने देख लिया, ये ट्रेंड होता है, ये सारी चीज़ें होती है, ये अपने पास स्केल है। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट भी अपन ने देख लिए। जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और अपन जनरली क्या बोलते हैं, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं, फ़ोन होते हैं। अब देखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब हम बात कर लेते हैं तो हम बढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज कहाँ पे होता है। देखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बच्चों जो यूज होता है वो सबसे पहला यूज ये है नोमेनक्लेचर में। सबसे पहला यूज कहाँ होता है, नोमेनक्लेचर में, ठीक है। अब देखना नोमेनक्लेचर में कैसे यूज होगा, सिंपल मेरी बात को आप सुनना कि जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको दिख जाए बच्चों, तो आपको उसके वर्ड के पीछे IDE बोलना है। क्या बोलना है वर्ड के पीछे, IDE। क्या आप तैयार हैं बोलने को, ठीक है। फिर से सुन लेना, कौन सा वर्ड दिख जाए, कौन सा एलिमेंट दिख जाए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिख जाए, तो आपको वर्ड कौन सा बोलना है, IDE, पीछे लगाना है वर्ड IDE। ओके, आ जाओ देखना, ये हमारे पास है ICl, क्या है हमारे पास ICl, ठीक है। तो ICl में आप एक चीज़ बोलना, ICl में आप एक चीज़ देखो कि जो आयोडीन है वो ये रहा,
और जो क्लोरीन है वो ये रहा, ठीक है। मुझे बताओ आयोडीन और क्लोरीन में से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? बताओ। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आती है? 4 आती है। फिर क्लोरीन की कितनी आती है? 3 आती है। उसके बाद में कौन आता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन की 2.8। उसके बाद में कौन आता है? आयोडीन। तो आयोडीन की कितनी होती है? 2.5। बताओ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है या आयोडीन है? क्लोरीन है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है उसके नाम के साथ अपने को क्या जोड़ना होता है पीछे? आईडीई। तो आयोडीन तो सिंपल क्या रह जाएगा? आयोडीन। पर क्लोरीन के साथ क्या जोड़ना है अपने को? आईडीई। और क्लोरीन के साथ आईडीई जोड़ते ही वो क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्या हो जाएगा? क्लोराइड। तो आयोडीन है, लेकिन क्लोरीन को क्या हो गया? चेंज करके अपन ने बोल दिया क्लोराइड। अब इसको देखेंगे ClF। बहुत आसान सा है, देखना थोड़ा झूम कर देते हैं अपन, ठीक है। ये देखो, अब मुझे एक चीज़ बता दो आप लोग, क्या आपको ClF दिखाई दे रहा है क्या? ClF दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। ये देखो, ये Cl है और ये क्या है? F। ओके, हाँ। तो बच्चों बताओ कि जो फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। क्लोरीन की कितनी होती है? 3, ठीक है, सही बात है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके नाम के साथ अपन क्या लगा देते हैं पीछे? आईडीई। क्या लगा देते हैं? आईडीई। चलो, तो क्लोरीन का नाम तो बच्चों क्या रहेगा? क्लोरीन ही रहेगा, लेकिन फ्लोरीन क्या बन जाएगा? फ्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्लोराइड बन जाएगा। तो ऐसे ही आपके पास OF2 है और ऐसे ही आपके पास क्या है? Cl2O है। बच्चों देखना OF2, क्या आपको OF2 दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। देखना, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। तो बताओ फ्लोरीन के नाम के साथ आपको क्या जोड़ना है? आईडीई। तो फ्लोरीन और आईडीई जुड़ के क्या हो जाएगा? फ्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। तो ऑक्सीजन ही रहा, पर फ्लोरीन कितने हैं? 2। तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन 2 को क्या बोलेंगे? डाई। और फ्लोरीन को क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड हो जाएगा। करेक्ट। आगे बढ़ो। Cl2O, किसकी बात कर रहे हैं अपन बच्चों? Cl2O की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्लोरीन है और ये मेरे पास ऑक्सीजन है। बताओ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के साथ आपको वर्ड क्या जोड़ना है? आईडीई। और क्लोरीन बेचारा क्लोरीन रहेगा, पर क्लोरीन है कितना? 2 है। तो क्या बोल दिया? डाई क्लोरीन। पर ऑक्सीजन के साथ आईडी आ गया तो क्या हो गया? ऑक्साइड। तो नाम क्या हो जाएगा? डाई क्लोरीन ऑक्साइड नाम हो जाएगा। बच्चों बहुत आसान से काम हमने देखे हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़े अगले एप्लीकेशन की तरफ। देखना बच्चों, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। करेक्ट। देखना, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है? परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। परसेंटेज आयोनिक करेक्टर को कैलकुलेट करना, यह भी बहुत आसान सा है बच्चों। क्या आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है क्या? मुझे एक चीज़ बता दो, फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सच्चे बताना, दिख रहा है ना फॉर्मूला? ठीक है बच्चों, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुनना कि कोई भी बॉन्ड जो होता है वो 100% ना तो आयोनिक होता है, ना ही कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट होता है। अगर कोई बॉन्ड कोवेलेंट है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ करेक्टर आयोनिक के होंगे। अगर कोई बॉन्ड आयोनिक है तो उसमें कुछ ना कुछ करेक्टर जो होंगे वो कोवेलेंट के होंगे। तो अपने को क्या निकालना है? परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। यानी कोई बॉन्ड है, ठीक है, उस बॉन्ड के अंदर अपने को चेक करना है कि आयोनिक करेक्टर कितना है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा है? कैलकुलेशन करके अपने को फॉर्मूला दे दिया और इस फॉर्मूले को अपने को ऐसा का ऐसा ही याद करना है। क्या आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला सिंपल है, 16 इंटू क्या करना है? डेल्टा EN, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये x से माइनस x भी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, प्लस 3.5 करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो भी डिफरेंस है उसका होल स्क्वायर अपने को करना है। जैसे मैं बोल दूं बच्चों ये HF है मेरे पास, क्या है ये? HF, ठीक है। मुझे बताओ कि सबसे पहले तो आपको इस HF में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है क्या? हाँ पता है। कितनी है? 2.1 है। मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है क्या? हाँ पता है। कितनी है? 4 है। तो बताओ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? उस डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? डेल्टा EN, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो ये है 4 में से अपन माइनस करेंगे 2.1 तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा। 4 में से 2.1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.9। यानी जो डेल्टा EN है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, वो कितना आ गया? 1.9। यानी ये जो है x से माइनस एक्स भी, ये मेरे पास आ गया 1.9। यानी ये जो है x से माइनस एक्स भी, ये मेरे पास क्या आ गया? 1.9। बाकी 16 ऐसा का ऐसा है, 1.9 ऐसा का ऐसा है, प्लस की जगह प्लस है
3.5 की जगह 3.5 है, इसकी जगह 1.9 आई गया। 1.9 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। फॉर्मूला दिख रहा है क्या आपको, ये देखो सिंपल फॉर्मूला, स्क्वायर करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटू 100 क्यों करा, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए अपन डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, ताकि वो परसेंटेज में अपना आंसर कन्वर्ट हो जाए। परसेंटेज लाने के लिए इंटू से मल्टीप्लाई इंटू 100 अपन ने कर दिया। देखना, ये हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनिक करेक्टर ऑफ HF बॉन्ड गिवन। ठीक है, अपने को HF में क्या करना है, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर कैलकुलेट करना है। अब देखो, ये मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था, अभी जस्ट हमने यही तो क्वेश्चन करा था। चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन कर लेते हैं। देखना, मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले फॉर्मूला होता क्या है, याद है अपने को फॉर्मूला। यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, 16, यहाँ पे क्या लिखना है, डेल EN प्लस क्या लिखना है, 3.5, और क्या लिखना है, डेल EN का होल स्क्वायर, लिख दिया। अब देखो, सबसे बढ़िया काम क्या है अपना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना है। क्या अपने पास HF निकाला ही था पीछे अपन ने। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 और हाइड्रोजन की क्या है 2.1। 4 में से 2.1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1.9 आएगा। क्या आएगा, 1.9। यानी मुझे जहाँ पे डेल्टा EN लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखना है, 1.9 लिखना है। ठीक है, सिंपल सी बातें, आसान सी बातें हैं। यानी यहाँ पे अपने को 1.9 लिखना है, प्लस की जगह प्लस, 3.5 की जगह 3.5, लेकिन यहाँ पे वापस क्या लिखना है, 1.9 का क्या करना है, होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल इस कैलकुलेशन को करेंगे, आंसर आएगा। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आंसर को किससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से कर देंगे, और अपना आंसर आ जाएगा परसेंटेज आयोनिक करेक्टर का। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला है, सिंपल सा याद करना है, और क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ऐसे अपने को सोल्व करना है। तो ये सॉल्यूशन भी अपन ने देख लिया। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमने पीरियोडिक टेबल में कुछ बातें देख ली जो सिंपल सी बातें थी, लेकिन अपने एक चीज़ रह गई थी, वो है कि जो रेडियस होती है, उस रेडियस का जो सॉल्यूशन होता है वो अपन कैसे करेंगे। देखना, सिंपल सी बात रह गई थी रेडियस की। रेडियस को पढ़ तो लिया था, पर इसके क्वेश्चन अपन ने नहीं करे थे। बताओ बच्चों, जब अपन रेडियस की बात करते हैं और अपन चलते हैं अप टू डाउन, ठीक है, कैसे चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, अप टू डाउन, तो ध्यान रखना पीरियोडिक टेबल में जब अपन अप टू डाउन चलते हैं तो रेडियस हमेशा क्या होगी बच्चों, रेडियस हमेशा क्या होगी, इंक्रीज। सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए, फिर भी एक बार देख लो, रेडियस क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, अब अपन क्या चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट, वैसे क्लास में आपको करवाया हुआ है, लेफ़्ट टू राइट अपन चलते हैं, तो लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो रेडियस क्या होती है बच्चों, डिक्रीज़। ये ट्रेंड क्या है, जनरल ट्रेंड, पर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो आएगा, ये तो फिक्स है, ये जनरल ट्रेंड हो गया। अब इस जनरल ट्रेंड में कुछ एक अपने को एक्सेप्शन भी देखने हैं, तो लगे हाथ हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, कुछ एक एक्सेप्शन देख लेते हैं, कुछ एक एक्सेप्शन देख लेते हैं। अब देखना एक्सेप्शन क्या है, जो पहला एक्सेप्शन है वो देखना, मैंने यहाँ पे लिखा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, अब देखना लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़, तो रेडियस लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होती है, डिक्रीज़, लेकिन नियोन आते ही आपको क्या बोलना है, इंक्रीज़ होगी, बिकॉज नियोन में जो रेडियस पाई जाती है वो कौन सी होती है, वंडरवॉल रेडियस होती है, और वंडरवॉल रेडियस की वजह से ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ये हो गया वंडरवॉल्स रेडियस की वजह से इंक्रीज, थोड़ा सा इंक्रीज होगा, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। फिर अपन आगे बात करते हैं और कुछ एक्सेप्शन की, तो देखना हम डी ब्लॉक के अंदर बात करते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, इसके बाद जब हम करते हैं तो आपको पता है लेफ़्ट टू राइट जाएंगे
तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज़, रेडियस क्या होगी, डिक्रीज़। लेकिन बच्चों जैसे ही फेरस कोबाल्ट निकल आए तो रेडियस को क्या कर देना है, ऑलमोस्ट इक्वल, और कॉपर जिंक आए तो रेडियस को क्या कर देना है, इंक्रीज। ठीक है, सिंपल याद रखो, फीकोनी फेरस ये कि आयरन कोबाल्ट और निकल आता है तो क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल, कॉपर जिंक आते ही क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, अब देखो ये एक्सेप्शन हो गया। अब कुछ एक और एक्सेप्शन देख लेते हैं, बोरोन एल्यूमिनियम। बोरोन एल्यूमिनियम वाली फैमिली की अगर अपन बात करें, देखो ट्रिक वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दी, ये हमारे पास है, दिख रहा है। अब देखना जनरल ट्रेंड की बात करें तो अप टू डाउन जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाते हैं तो रेडियस क्या होती है, इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, एक तो आपको बोलना है एल्गा और एक आपको बोलना है इंथेला, इन दोनों में क्या आएगा, एक्सेप्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैलियम के पहले जिंक यानी डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से एक्सेप्शन आ रहा है। और यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इस वजह से ये चेंज आता है। तो सारी बातें लगभग हमने कर ली है, लेकिन अब एक और ट्रेंड अपने को, चलो एक ट्रेंड नहीं, अपन एक सिंपल सी बात करते हैं कि अपन देखते हैं कि जो रेडियस है उसके फैक्टर क्या होते हैं, बिकॉज ये फैक्टर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना रेडियस का जो पहला फैक्टर होता है वो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, और रेडियस का जो दूसरा फैक्टर होता है वो इसी से कोरिलेट करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, जेड इफेक्ट। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट के, और जो रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, जेड इफेक्ट के। अब जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैसे समझना है, वो ध्यान से सुनना। ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कैसे होता है, क्यों होता है, उसको देखना है। ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये सेल है, और ये क्या है, सेल है। ये अपने को सेल दिखाई दे रहे हैं। अब देखना न्यूक्लियस जो है इसमें देखो ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ आपको 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। बहुत आसान सा काम है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर वाले इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, एक स्क्रीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक स्क्रीन। इन्होंने स्क्रीन बना ली। ठीक है, अब देखना क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है वो इस इलेक्ट्रॉन पे तो ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल पास है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स पे थोड़ा कम पड़ेगा क्योंकि दूर है। इस वाले इलेक्ट्रॉन पे तो बिल्कुल ही कम पड़ेगा, और ऊपर से ये सारे लोग मिलके ये देखो क्या बना रहे, स्क्रीन। यानी इस न्यूक्लियस का जो मैक्सिमम इफेक्ट है, न्यूक्लियस की जो मैक्सिमम पकड़ है इलेक्ट्रॉनों की, वो देखो यहीं पे है। इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की जो मैक्सिमम पावर है वो यहीं पे ख़त्म हो गई। लेकिन अब न्यूक्लियस का कुछ इफेक्ट तो बचेगा, तभी तो इस इलेक्ट्रॉन पे जाएगा। तो जो बचा कुचा कुछ इफेक्ट होता है वो इस पे पड़ता है, बचा कुचा जो इफेक्ट है वो इसके ऊपर पड़ता है। ठीक है, अब मुझे बताओ स्क्रीन किसने बनाई, इन इनर सेल इलेक्ट्रॉन ने क्या बना दी, स्क्रीन बना दी। ठीक है, तो स्क्रीन बना दी तो कौन सा इफेक्ट जनरेट हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट जनरेट हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट जनरेट हो गया। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जनरेट किसने करा, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स ने क्या जनरेट करा, स्क्रीनिंग इफेक्ट जनरेट करा। अगर ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्क्रीन बना लेते तो न्यूक्लियस का इफेक्ट तो यहीं पे ख़त्म हो जाता, इस इलेक्ट्रॉन को कभी भी ये न्यूक्लियस पकड़ नहीं पाता। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की पकड़ में नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कहाँ चला जाता, आगे की तरफ चला जाता। यानी रेडियस पहले इतनी थी, अब रेडियस कितनी हो गई, इतनी हो गई, बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी इनर सेल इलेक्ट्रॉन, बच्चे सुनना ध्यान से, फिर से सुनना एक बार। ये न्यूक्लियस, ठीक है, बहुत आसान सी बातें हैं। ये अपन सेल ड्रॉ कर रहे हैं, देखना करेक्ट है, ध्यान से देखना। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखो न्यूक्लियस का इफेक्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ पे न्यूक्लियस का इफेक्ट थोड़ा कम, यहाँ पे तो बेचारे पे बिल्कुल ही कम, बचा कुचा पहुँचेगा।
तो आउटर मोस्ट पे न्यूक्लियस का कितना इफेक्ट पड़ता है, बचा कुचा। इस बचे कुचे इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं, जेड इफेक्ट। बचे कुचे इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं, जेड इफेक्ट। कि जो रियल पावर ऑफ न्यूक्लियस है वो तो यहीं पे ख़त्म हो गई, इसके पास तो कुछ बचा कुचा ही पहुंचा है। तो जो रियल पावर होती है वो कितनी होती है, जेड, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, उन्हीं की तो पावर होगी। तो रियल पावर कितनी है, जेड। जेड में से कुछ माइनस होके वहाँ पे गया है और वो माइनस कितना हो गया, सिग्मा। तो जेड इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड तो हो गई रियल पावर, सिग्मा क्या है, किसने रोका है, किसने रोका है इस इफेक्ट को वहाँ पे जाने के लिए। तो बताओ किसने रोका, इन इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स ने रोका। इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस की पावर को यहीं तक रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत बचा कुचा पड़ेगा। तो यानी ये जो सिग्मा हो गया वो क्या हो गया, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सिग्मा क्या हो गया, स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो बताओ स्क्रीनिंग इफेक्ट किसकी वजह से जनरेट हुआ, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बताओ जितना ज़्यादा ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो न्यूक्लियस की पावर तो यहीं तक ख़त्म है, न्यूक्लियस की पावर तो यहीं तक, उस तक तो न्यूक्लियस की पावर पहुंची नहीं। तो ये भाई साहब बाहर आराम से थोड़ा सा जा सकते हैं। पहले रेडियस इतनी सी थी, अब रेडियस इतनी हो गई, किसकी वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा तो रेडियस भी ज़्यादा। ये बात समझ में आ गई क्या, बहुत आसान सी बात है। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगी तो रेडियस भी बच्चों क्या होगी, ज़्यादा होगी। बहुत आसान सी बात है। और दिमाग लगाओ, स्क्रीनिंग इफेक्ट तो समझ में आ गया, दिमाग लगाओ जेड इफेक्ट का क्या रोल होगा। जेड इफेक्ट यानी ये जो इसकी अपन बात करें कि जो बच्चा कुचा पावर है, जेड इफेक्ट क्या होता है, बच्चा कुचा पावर। सोचो बच्चा कुचा पावर ज़्यादा यानी वो पकड़ में आएगा, वो पकड़ में आएगा तो थोड़ा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस की तरफ और रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब जब बात करें जेड इफेक्ट इंक्रीज की तब तब आपको क्या बोलना है, रेडियस डिक्रीज। क्या बोलना है, रेडियस डिक्रीज। जब जब आपको बोले स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज तब तब आपको क्या बोलना है, रेडियस भी इंक्रीज। क्या बोलना है, रेडियस भी इंक्रीज। बहुत आसान सी बात थी। हमने बोला जेड इफेक्ट इंक्रीज तो रेडियस डिक्रीज, हमने बोला स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज तो रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज। तो अपन थोड़ा पीछे वापस चल लेते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। अब मैंने आपको ये पूछा कि बताओ कॉपर और जिंक का अगर रेडियस इंक्रीज हुआ तो रीज़न क्या है। देखो जब जब रेडियस इंक्रीज तब तब स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पे बताओ बच्चों रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज। रेडियस डिक्रीज यानी जेड इफेक्ट इंक्रीज, तो यहाँ पे जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कोई बोले नहीं, ये बताओ फी कोनी फेरस कोबाल्ट निकल यानी आयरन कोबाल्ट और निकल की बात करें तो बताओ इक्वल ऑलमोस्ट वाई, तो क्या बोलेंगे, बोथ इफेक्ट आर इक्वल। जेड इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों ही क्या हो गए, इक्वल। सो रेडियस भी क्या हो गई, इक्वल। तो देखिए बच्चों इसी के साथ इस टॉपिक को हमने पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी कुछ एक जो क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे और हम लास्ट में पढ़ेंगे हिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।